नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार लेकर आए हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी अक्टूबर माह में। ठीक है, जिन छात्रों को जो है प्रमोट करके जो है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है वो समस्त साथी ध्यान दें और हमारे चैनल से विशेष रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आपके बीटीसी के सारे सब्जेक्टों के हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो आज जो हमारा पहला विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, तो उसका हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए। हर विषय के हम प्रयास करेंगे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आपको पता चलेगा कि प्रश्नों का स्तर किस तरीके का आता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट और आपके लिए सामग्री लेके आते रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या होता है, पहला सेक्शन जो आपका होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 15। देखिए, जो पेपर आपका 50 नंबर का होगा उसमें 15 बहुविकल्पीय होते हैं और जो 25 नंबर का होता है उसमें 5 बहुविकल्पीय होते हैं। तो ये 50 नंबर का आपका कोर सब्जेक्ट है, इसमें 15 बहुविकल्पीय हैं, तो हम 15 बहुविकल्पियों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी में स्वर होते हैं, तो विकल्प है आपके 10, 11, 9 या 14। तो आप सभी जानते होंगे हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर। उसके बाद दूसरा है मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं कौन? काकल, कंठ, दंत या उपरोक्त सभी। तो देखिए, आप अगर इन सब तीनों चारों विकल्पों को देखेंगे तो मनुष्य को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वरों का, व्यंजनों का, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव से मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें ध्वनि विज्ञान, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मानव के मुख से निकली हुई जो ध्वनि होती हैं उनका अध्ययन करते हैं कि किस तरीके की ध्वनि किस स्थान से निकल रही है और उसका प्रोनाउंसिएशन या फिर कह सकते हैं उसका साउंड किस तरीके का है, तो आपका ध्वनि विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक, बी विकल्प सही है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्ताकार, आवृत्ताकार या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ओष्ठ आकृति की अगर बात करें तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों प्रकार के स्वर होते हैं, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो देखिए, व्यंजन जो है उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ, ऊष्म और एक आपका और होता है स्पर्शी। ठीक है, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। उसके बाद अगला है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाली यंत्रियों को, प्रयत्न को कहा जाता है। यहाँ पे यात्रियों नहीं होगा, यंत्रियों होगा। तो ध्वनि के उच्चारण में प्रयत्न होने वाली यंत्री हैं, उनके प्रयत्न को क्या कहा जाता है, जिनसे ये होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से, सांस की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन भी होता है, सांस की मात्रा भी आपके स्वरों को, मतलब जो ध्वनियों को प्रभावित करती है। जिह्वा और जो अन्य अवयव होते हैं, अन्य अवयव कौन हो गया? कंठ हो गया, दंत हो गया, मूर्धा हो गई। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसका चौथा विकल्प जो डी है, उपरोक्त सभी वाला, सही होगा। अगला है निम्न में दंतय व्यंजन है। देखिए, दंतय वर्ग होता है जिसमें 5 व्यंजन होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पे देखिए, ना वर्ण जो है दंतय का है, तो इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साहित इत्यादि व्यक्ति करने में किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक। तो आप सभी जानते होंगे जो भावों को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में से बोलते हैं विस्मयादिबोधक, और ये इस तरीके का होता है, इसका प्रयोग करते हैं। अगला है ढ वर्ग किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, टा वर्ग में, चा वर्ग में या कोई नहीं। देखिए, का के वर्ण होते हैं का, खा, गा, गा, णा, और टा के होते हैं टा, ठा, डा, डा, णा, चा के होते हैं चा, चा, जा, जा, उआ। तो टा वर्ग में आता है ढ। तो ठीक है, इसका विकल्प होगा टा वर्ग। संख्या 13 है, सम, विषम, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं भाई, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम कहते हैं। तो 13 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? विषम है। अगला है अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम है, इनमें से कौन सा अवरोही क्रम है? देखिए, अवरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में सजाना अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक,
तो यहाँ पे 11, 9, 7, 5, 2, ठीक, ये विकल्प आपका सही है। बाकी चेक कर लेते हैं हम, 2, 5, 7, 9, 11, गलत। ये कैसा है? आरोही है। ये कैसा है? आरोही। और उसके बाद देखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, तो देखिए ये भी आरोही है और सम संख्याओं का एक समुच्चय है। तो इसका पहला विकल्प हमारा सही है, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। उसके बाद भाग की संक्रियाएं होती हैं। भाग की संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए भाग में क्या होता है? भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प आपके सही हैं, इसलिए विकल्प डी जो है आपका सही है। उपरोक्त सभी भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए व्याकरण भी इसका एक प्रमुख पहलू है, लेकिन अगर हम बात करें भाषाई कौशल की, तो भाषाई कौशल 4 होते हैं। सुबोपली, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और यही इनका क्रम है। ठीक है। भाषाई अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता बिल्कुल है। व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान बिल्कुल। विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव बिल्कुल। तो इसका विकल्प डी जो उपरोक्त सभी, मतलब देखिए तीनों आप देख लीजिए। लिपि संबंधी अगर जिसको अज्ञानता है वो उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है और विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, तो वो सब क्या आपका किस में आता है? भाषाई अज्ञानता में। डी विकल्प सही है। अगला है 99 में दहाई का अंक है 8, 9, 10, 11। अब देखिए 11 तो है ही नहीं इसमें, ऐसी 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो इसमें 9 जो है आपका विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। तो देखिए ये 15 प्रश्न हो गए आपके बहुविकल्पीय। उसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय में क्या होता है? देखिए इसमें भी आपके जो है 15 प्रश्न मिलेंगे आपको, जो 2-2 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, 15 दूनी 30, जो 1-1 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, तो अब किस तरीके के प्रश्न आते हैं एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको उत्तर दे रहा हूं, लेकिन आगे से जो है मैं केवल बहुविकल्पीय के उत्तर दूंगा। बाकी के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। मतलब मैं आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहा हूं, लेकिन उसके आंसर जो है आपको खुद देखने होंगे, जिससे आपको आने वाले समय में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। देखिए प्रश्न संख्या 16 है, लेखन का अर्थ बताइए। तो मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। लेखन होता क्या एक्चुअल में? लेखन क्या होता है? अपने भावों को, अपने विचारों को एक लिपिबद्ध तरीके से लिख देना, वही लेखन कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 11 लावा और ऊष्म व्यंजन जो है श, शा, शाह। आयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। 3 प्रकार के कौन से आयोगवाह होते हैं? देखिए 3 होते हैं आपके, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये 3 प्रकार के आयोगवाह होते हैं। उसके बाद विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कार्य के कारण अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। देखिए विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार, मतलब कार्य के अनुसार उनमें अगर परिवर्तन हो जाए तो उनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। 4th सेमेस्टर जरूर है, लेकिन जो चीज़ें हैं कंसेप्चुअल पूछी जाएंगी, आपकी बुक से पूछी जाएंगी, आपके पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप आराम से, आपके पास अभी 1 महीने का लगभग समय है, आप चीज़ों को आराम से तैयार कर सकते हैं। देखिए हस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम, मतलब हस्व ध्वनियों की बात करें। देखिए ध्वनि स्वर में जो है 4 हस्व होते हैं, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। बाकी के जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं आपके, बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ और री। उसके बाद बलागात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए बलागात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आदि के कारण ही अपेक्षा अधिक बलागात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। देखिए बलाघात का मतलब क्या होता है? बल और आघात, मतलब किसी शब्द विशेष को या किसी ध्वनि विशेष को, अक्षर विशेष को बलपूर्वक, ठीक है, बोलना बलाघात कहलाता है। जिसमें हमें अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, वो बलाघात कहलाता है। जिह्वा के आधार पर हिंदी का वर्गीकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे ध्वनि शब्दों का देखिए 4 प्रकार की होती हैं, समृत, अर्धविव्रत, विव्रत और अर्धसमृत। देखिए समृत में आते हैं छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ और बड़ा ऊ। ऐसी अर्धविव्रत में ऐ, औ और छोटा आ। ऐसी विव्रत बड़ा, और अर्धसमृत में ए और ओ। ठीक है, इन चीज़ों को आप सभी जानते होंगे, बहुत सारी कंसेप्ट होते हैं। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प घोष और महाघोष, सघोष और अघोष। ठीक है,
विव्रत, समव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमव्रत। तो ऐसे तमाम तरीके के उसमें कंसेप्ट हैं। आप वर्णमाला को उठा के देख लीजिए, उन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उच्चारण स्थान से प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? री, तो री जो है मूर्धा से बोला जाता है, और इसको मूर्धा मतलब कठोर तालु का जो हिस्सा है वहाँ से री शब्द का उच्चारण होता है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान को छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है। देखिए, आप बोल के देखिए शा शा शाह को, तो ऐसा लगेगा कि सीटी का साउंड आ रहा है। और जब बोलोगे, हाथ रख के देखो इन शब्दों को बोलते समय, तो मुंह से कुछ ऊष्मा मतलब गर्म हवा निकलती है, उनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आता है अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर केवल मुंह से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर से बोले जाते हैं, अच्छा, स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखिए, बहुत सारे वर्डों को आप मुंह से बोल के देखिए तो, और जब उसे नाक के स्वर से बोलते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु कुछ इस तरीके से होता है ऐसा, तो उनको हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे चांद, उंगली, आंधी, यहाँ पे जो है चंद्र बिंदु गलत तरीके से लग गया है, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो उनको हम अनुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका हलंत से क्या अभिप्राय है? हलंत से अभिप्राय है स्वर सहित स्वर रहित वर्णन। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत का प्रयोग करते हैं। देखिए, हलंत का मतलब होता है जब किसी किसी व्यंजन को या किसी शब्द को स्वर रहित लिखना होता है तो उसे हलंत का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 26 वर्ण होते हैं। चा वर्ग की ध्वनियों के नाम, तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, उआ। गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं? देखिए, गुणा में 3 संक्रियाएं होती हैं, गुणनफल, गुणज और गुणक। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो है 3 होती हैं। और 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इकाई के अंक पे 5 है, तो 5 एकम 5, तो इसका होगा 5। ऐसे ही 4 का क्या होगा? 4 जो है दहाई के स्थान पे है, तो 4 गुणा 10 क्या हो गया? 40। और उसके बाद 5 का आप सभी जानते हैं 5 सैकड़ा के स्थान पे, तो 5 गुणा 100 500। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपके लघुत्तरीय। अब उसके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न मैंने प्रश्न आपको दे दिए हैं, उत्तर आपको ढूंढकर स्वयं तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय बताइए। विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। 33वां प्रश्न है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? 34वां प्रश्न है, स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं? एक एक उदाहरण देकर समझाइए। 35वां प्रश्न है, गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। ठीक है, अगला है, दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये सारे 10 क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के होंगे। 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के हैं, और जो अति लघुत्तरीय हैं वो भी आपके 1-1 नंबर के हैं। तो पूरा पेपर जो आपका 50 नंबर का हो गया। तो इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, ये प्रश्न जो है सारे पूछे हुए हैं, तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, 3 प्रैक्टिस सेट दूंगा तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है हमसे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और हमारा नंबर आप जो है देख सकते हैं 8954094267। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी समस्या, कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको समस्या आ रही है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसा जो है हम प्रयास करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई समस्या है, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपको बहुत जल्द उस प्रश्न का आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे करके हम जो है सारे विषयों के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन देखिए समय बहुत कम है। वैसे आपके 8 हैं, समय का अभाव है, लेकिन हाँ, हम जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जाएंगी या पूछी जाती हैं, उन सब के बारे में भी आपको नोट्स या फिर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो से हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें।
हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।